नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर, खासतौर से महागठबंधन को लेकर, जहां सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा है वो अब तेज होती जा रही है। कांग्रेस में आपको बता दें 2 दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं और प्रभारी हैं, सभी के साथ लंबी बैठक हुई थी। उसमें कैंपेनिंग को लेकर, उसमें मैनिफेस्टो को लेकर और सीटों को लेकर चर्चा हुई और 15 सितंबर तक ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी तरफ से जो जिन सीटों पर वो लड़ना चाहती है, उसको लेकर जो है वो एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी। आपको बता दें 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 19 पर उसको जीत हासिल हुई थी। लेकिन कृष्णा लवड़ू जो कि कांग्रेस के बिहार इंचार्ज हैं, उनका एक महत्वपूर्ण बयान आया। उसमें उन्होंने कहा कि सीटों के जब बंटवारे होंगे तो इसमें ये संतुलन रहना बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छी सीट और बुरी सीट, क्योंकि हर वो प्रदेश जहाँ पर भी चुनाव होता है, वहाँ पे अच्छी सीटें भी होती हैं, बुरी सीटें भी होती हैं और पार्टियों को सभी सीटों पर लड़ना होता है। लेकिन उन्होंने एक दो टूक जो एक संदेश आरजेडी के लिए दिया, क्योंकि सीटों का बंटवारा काफ़ी हद तक वो आरजेडी, क्योंकि बड़ी दल है बिहार में, तो वो तय करेगी कांग्रेस कौन-कौन सी सीटों पर लड़े। लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पे अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि 19 जो सीटें वो पिछली बार जीती थी, उस पर तो वो चुनाव लड़ेगी ही। साथ ही साथ कांग्रेस की निगाह उन सीटों पर ज़्यादा है जहाँ पे मुस्लिम और दलित आबादी ज़्यादा है और सीमांचल एरिया जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी, अक़लियतों की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उन सीटों पर उनकी ज़्यादा निगाह है। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित राय जुड़ गए हैं। ललित, बिहार की राजनीति अब तेज होती जा रही है। चुनाव जो है बहुत हद तक इस महीने के आखिर में या अगले महीने के पहले पखवाड़े में जो है तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा, जो कांग्रेस के नेताओं का बयान आ रहा, आपको क्या समझ में आ रहा है इन बातों से? मनीष, देखिए, 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वो इंडिया गठबंधन के लिए जितना अहम है, उतना ही अहम एनडीए के लिए भी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों गठबंधन के लिए करो मरो की बात है। एनडीए के लिए वजह यह है कि कम से कम अगर वो जीतते हैं तो सत्ता में कायम रहेंगे, और इंडिया गठबंधन के पास ये मौका होगा, क्योंकि बिहार के चुनाव का मतलब है कि केवल उसका असर बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि राष्ट्रीय फलक पर हिंदी हार्टलैंड की जितने दूसरे स्टेट्स हैं, उन पर भी असर होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि चुनावी जीत या हार वो एक परसेप्शन की लड़ाई होती है। तो कम से कम ये है कि अगर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल होती है, तो कम से कम वो कह सकेंगे कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के उनकी एक जो कोशिश हुई थी, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, अन्य तमाम सारे ऐसे मुद्दे जो कि एनडीए दम भरती थी कि वो कम से कम बेहतर कर रहे हैं, उसको ये साबित करने में कामयाब होंगे कि एनडीए की अब वो साख नहीं रह गई। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 243 जो सदस्यों वाली विधानसभा है, उसमें इंडिया गठबंधन को कम से कम 122 सीटें मिले, क्योंकि 122 सीट जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है। तो कुल जो लड़ाई है, या जो मैजिक नंबर 122 का है, लड़ाई उसकी है। अब इंडिया गठबंधन को अगर आप देखें, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपने देखा भी होगा कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जब चल रही थी, तो कम से कम यह संदेश देने में इंडिया गठबंधन के घटक दल जो बिहार वोटर अधिकार यात्रा में शामिल थे, वो कामयाब हुए और कानूनी तौर पर उन्होंने लड़ाई भी जीती, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को मान्य करना होगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो आधार कार्ड के विषय पे अलग अलग उसका नजरिया था, उसको वो सही नहीं मान रहा था। तो अल्टीमेटली राजनीतिक दलों ने जो लड़ाई, इंडिया गठबंधन के दलों ने जो लड़ाई सड़क पर लड़ी थी, उसका असर ये हुआ कि कानूनन उनकी जो मांग जो थी, उस पर जो मुहर लग गई। लेकिन असल अब लड़ाई ये है कि 122 सीटों में जब 122 सीट तो जरूरी है, जब 243 सीटों का बंटवारा होगा, तो वो बंटवारा किस तरीके से होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, 2020 के चुनाव में भी अगर आप देखें तो आरजेडी भले ही सत्ता से दूर रह गई थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। तो स्वाभाविक है कि जब 2025 का चुनाव होगा तो आरजेडी का से ज्यादा होगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस को 70
सीटें मिली थी उस समय, और बाद में जब आरजेडी सरकार नहीं बना पाई तो कहीं न कहीं ये कहा गया जो है कि जिस तरीके से सीटें कांग्रेस को ज़्यादा दी गई थी, उसका नतीजा ये हुआ कि आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई। लेकिन अब जो है, आप देखेंगे कि जो माहौल एक बना और जिस तरीके से मतलब एक कवरेज भी मिला और कहा गया कि राहुल गांधी एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं, और बिहार में कांग्रेस की जो जमीन हुआ करती थी और जिस जमीन को कांग्रेस ने खो दिया, उसको हासिल करने के लिए राहुल गांधी की तरफ से यह कोशिश जो की गई, उसका असर कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ कांग्रेस के पक्ष में भी गया। अब वही बात है कि आप कृष्णा अलावरू, जो कि बिहार के प्रभारी हैं, जब उनसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया के लोग सवाल पूछ रहे थे, तो अहम सवाल यही था कि क्या आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या उससे ज्यादा की डिमांड करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सीटों की जो संख्या है वो एक अलग विषय है। 14 सितंबर से हमारी बैठक होने जा रही है। हमारे जो अन्य गठबंधन के घटक दल हैं, वो सब एक साथ मिलकर के, और हमारा लक्ष्य है कि बिहार में से एनडीए नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखली करना। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक अहम बात ये भी कही कि अब जो सीटों का जो बंटवारा होगा, उसमें अच्छी और बुरी सीटों के बीच का संतुलन भी कायम करना होगा। वो हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारी प्रायोरिटी है। अब मनीष, क्या है कि अच्छी और बुरी की जो बात है, तो इससे दर्शकों को हम लोग बता दें कि 2020 के चुनाव में जो 70 सीटें कांग्रेस को मिली, उसमें नाराजगी कांग्रेस को इस बात की थी कि उन सीटों को, ज्यादातर उन सीटों को दिया गया था जिसका नतीजा पहले से ही करीब करीब कंफर्म था कि वो नतीजे किस तरफ जाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस ये चाह रही है कि जमीनी स्तर पर जो ताकत, जमीनी स्तर पर जो मजबूती उनको नजर आई है बिहार में, तो अब वो चाहते हैं कि सीटों की संख्या जो भी हो, वो अलग विषय है, वो गठबंधन के घटक दल तय करेंगे। लेकिन सीटें अब उस तरीके से नहीं होंगी जो कि 2020 के चुनाव में जैसे उनको 70 सीटें मिली थी, वो स्थिति परिस्थिति अब नजर नहीं आएगी। कांग्रेस ने करीब करीब एक तरीके से साफ कर दिया। तो एक इशारा जो है आरजेडी की तरफ भी था कि अब 70 सीट हो, चाहे जो भी हो, संख्या को लेकर के उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन अच्छा और बुरा का बात करके उन्होंने ये कह दिया कि अब हम हारी हुई सीटों पर, या ऐसी सीटें जहां पर हम उतने मजबूत नहीं है, शायद जो हम उनके एजेंडे से बाहर है। जी मनीष। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने वाजिब फरमाया, और दर्शकों को ये बता दें कि निश्चित तौर पर, क्योंकि बिहार में इन दिनों पिछले एक साल में और खासतौर से लोकसभा चुनाव में आपने ध्यान दिया होगा कि और खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया। अभी वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिलकर बिहार में किया, और कांग्रेस पिछले 1 डेढ़ साल से राहुल गांधी के कई कार्यक्रम जो हैं, आपको ध्यान होगा ललित, कि बिहार में लगे हैं, और उनके जितने भी कार्यक्रम थे उसमें वो फोकस दलित सबसे बड़ा था, क्योंकि और जाति जनगणना जो है उनका फोकस में रहा है। कहीं न कहीं कांग्रेस की नज़र जो है उस वोट बैंक पर है, दलितों के वोट बैंक पर है। जिस तरीके से वो मायावती के वोट में सेंध लगाने में उत्तर प्रदेश में कामयाब हुई थी, वही कोशिश कांग्रेस जो है बिहार में दोहराना चाहती है। उसकी नज़र जो है ईबीसी वोट पर है और दलित वोट पर है, क्योंकि आपको ये भी पता है ललित, कि बिहार में लालू यादव आरजेडी की जो पार्टी है, उसके साथ मुस्लिम यादव तो वोट बैंक है, लेकिन दलित वोट बैंक और ईबीसी जो है, वो कास्ट जो वोट है, वो उनके साथ नहीं है। और कांग्रेस की नज़र उसी वोट पर है, क्योंकि वो अगर वोट किसी तरीके से, अगर कांग्रेस अगर जेडीयू से तोड़ने में कामयाब हो पाती है, दलितों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाती है, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की ताकत में इजाफा होगा। उसका एक अलग फलक नजर आएगा विधानसभा चुनाव में। लेकिन मेरा एक और सवाल ये है, क्योंकि आप जो है सीमांचल में अभी गए थे ललित, वोट अधिकार यात्रा में, आपको सीमांचल में क्या समझ में आया? क्या कांग्रेस अब जिस तरीके से बोल रही है कि सीमांचल के सीटों पर वो समझौता नहीं करेगी, जो अंदर खाने नेता ऑफ कैमरा जो बात कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कह दिया, क्योंकि किशनगंज हो गया, खगड़िया हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया। पूर्णिया की लोकसभा सीट पप्पू यादव को लेकर आपको याद है कि किस तरीके से रशाकशी आरजेडी कांग्रेस के बीच में हुआ और पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस सीमांचल में बिल्कुल सीटों को छोड़ना नहीं चाहेगी और इसको लेकर बिल्कुल अडिग रहेगी। तो आपको क्या समझ में आया ग्राउंड पे जाने में? क्या जो बात कांग्रेस कह रही है उसका आधार सीमांचल में नजर आया क्या? मनीष साहब ने एकदम सही कहा कि बिहार में कांग्रेस के लिए दलित और जो मुस्लिम मतदाता, ये एक कोर वोट बैंक हुआ करते थे।
लेकिन समय के थपेड़ों के साथ समय के हालात बदले, समय बदला और धीरे-धीरे जो इनका कोर वोटर्स थे, सवर्ण, ये सब के सब जो छिटक गए और अलग-अलग दलों में अलग-अलग हिसाब से उनको मत देते रहे। लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़ी चीज़ है कि कम से कम 30 से 40 साल के बाद कांग्रेस जब मैं दौरा भी कर रहा था और पटना से शुरू हुआ और उसके बाद जो है आपका कटिहार, पूर्णिया, अररिया तक और उसके बाद जो अगल-बगल मुंगेर का इलाका है, भागलपुर का इलाका है और खास तौर से अगर सीमांचल की पर्टिकुलरली बात करें, तो सीमांचल इसलिए अहम हो जाता है कि ये भी कहा गया कि अगर एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी कुछ बेहतर नहीं की होती, तो शायद आरजेडी को उतना झटका नहीं लगा होता और आरजेडी वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई होती उसी समय 2020 में। लेकिन अब स्थिति परिस्थिति में बदलाव साफ तौर पे नजर आया। जिस तरीके से राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए जो अल्पसंख्यक मतदाता वर्ग है, अल्पसंख्यक समाज है, वो बहुत ही मतलब होता है कि जोश खरोश के साथ उनकी सभाओं में विजिट कर रहा था और जमीनी स्तर पर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, आरजेडी के रहे हो चाहे कांग्रेस के, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि देखिए निश्चित तौर पे वोटर अधिकार यात्रा से कम जो अल्पसंख्यक समाज जो है छिटका हुआ था, वो कहीं न कहीं उनको अब भरोसा हो रहा है कि कांग्रेस जो है में उम्मीद नजर आ रही है। तो स्वाभाविक तौर पे इस बार का 2025 का जो चुनाव होगा, उसमें आप ये कह सकते हैं कि कम से कम जो डेंट 2020 वाला एआईएमआईएम ने ओवैसी की पार्टी ने लगाया था, शायद वो कम देखने को मिले और जो अभी आपने जिक्र भी किया कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ जो है, वो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था और कांग्रेस को भी अपना जो असेसमेंट है उसमें उन्होंने पाया जो है कि सीमांचल में वो बेहतर कर सकते हैं। लिहाजा उनका जोर है कि सीमांचल के इलाकों में जब सीटों का जब बंटवारा हो तो वो इस तरीके से हो कि उनका जो से है उन जगहों पर ज्यादा हो। मनीष, इसके साथ ही साथ एक मेरा सवाल आपसे भी है कि चूंकि आपने भी बिहार को कवर किया है, एसआईआर के जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला मामला चल रहा था, वोटर अधिकार यात्रा में बार बार जब कभी भी पत्रकारों को मौका मिला तो उन्होंने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के बैनर तले ये सारी यात्रा निकाली जा रही है, तो आप खुल करके आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर उसमें क्या दिक्कत है? तो उसका जवाब मतलब वो आता था कि अभी तो क्या है कि पूरा का पूरा फोकस जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बीजेपी का आयोग बन चुका है, लड़ाई हमारी उसके खिलाफ है, तो अभी उन विषयों पे मत जाइए, जब सही समय आएगा, उपयुक्त समय आएगा तो उस पर निश्चित तौर पे चर्चा होगी। तो मनीष, आखिर ये ऐसी क्या डर है या ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस खुले तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट करने से बचती रही और आपने देखा कि जब यात्रा खत्म हुई थी, यात्रा मतलब 1 सितंबर को जब पटना के गांधी मैदान में बड़ी जनसभा हुई, उसके ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने खुद को ही प्रोजेक्ट कर दिया कि अगर सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर वही होंगे। तो ये जो गणित है, इसको आप कैसे देखते हैं? ललित जी, इसका स्पष्ट उत्तर जो आपने जो सवाल किया, महत्वपूर्ण सवाल जरूर है, और लेकिन इसके तह में देखिए, जो भी दल बड़ी दल होगी, चाहे हम आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो दल थी वो सबसे बड़ी थी, तो वहां पे जो है महाआघाड़ी जो है वो उसको उद्धव ठाकरे ने लीड किया। केंद्र में अगर 2004 में अगर कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें थी, जब यूपीए की सरकार बनी तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा सीटें होने के नाते कांग्रेस का नेता यानी मनमोहन सिंह जो है तब प्रधानमंत्री बने। ये ऑब्वियस चॉइस है कि भले ही डिक्लेयर ना किया गया हो महागठबंधन की ओर से, लेकिन आपको याद है कि जिस तरीके से, क्योंकि आप यात्रा को कवर कर रहे थे, जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव उस मंच को, उस रथ को, उस जीप पे, ड्राइवर सीट पे वो बैठे हुए थे, राहुल गांधी हाथ लहरा रहे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये भी कांग्रेस जानती है कि सबसे बड़े दल के तौर पे वो महागठबंधन में वो उभरेगी, और जो दल सबसे बड़ा दल होगा उसका नेता ही वो स्वीकार्य होगा। और गठबंधन के हर साथी जो है, आप अगर कन्हैया कुमार के बयानों को देखें, आप कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बयानों को देखें, तो पूर्व के उदाहरणों के साथ वो हमेशा ये कहते हैं कि ये वो क्लेम भी नहीं करेंगे कि कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है। भाई, दावा तो उसी का बनेगा जो सबसे बड़ी दल होगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी दल बनकर उभरती है तो जाहिर तौर पर नेता उनको होगा, और तेजस्वी इस बात को क्लेम भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है अंदर खाने, क्योंकि
जो ट्यूनिंग आप देखे यादव फैमिली और गांधी फैमिली के बीच में जो पिछले 1-2 सालों में जो आपको ट्यूनिंग नजर आया है, राहुल गांधी के लालू यादव के साथ, सोनिया गांधी के बहुत ही अच्छे संबंध हैं लालू के साथ। हर बुरे वक्त में कांग्रेस के साथ अगर कोई राष्ट्रीय फलक में कोई नेता अगर नजर आया है, तो वो लालू यादव है जो उनके साथ नजर आते हैं। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, किसी को शंका भी नहीं होना चाहिए। ये मीडिया में होता नहीं कि विवाद एक वो पैदा करना या सनसनीखेज बनाना खबरों को, हम कह सकते हैं कि क्या तेजस्वी को लेकर कांग्रेस में सहमति नहीं है। लेकिन आप अगर हम सभी राजनीति को समझते हैं, तो राजनीति को समझने के नाते ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी दल होगी, वो सबसे बड़ा नेता हो। ये ठीक भले ही एनडीए में कुछ और हुआ हो, एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ा दल है, लेकिन नीतीश कुमार जो है, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार किया क्योंकि नीतीश के चेहरे पे वो चुनाव में गए। उसी तरीके से बिहार में भी तेजस्वी का चेहरा इस समय सबसे बड़ा चेहरा है। और ये आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव जो और उन्होंने भी तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया, कहा कि हमारा जो भी अनुभव होगा हम आपके साथ साझा करेंगे। और आपको ये भी कहीं से किसी को शक शुबा नहीं है, ना सीपीआई माले को है और ना आपको वीआईपी पार्टी को है। तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक मेरा सवाल यहाँ ललित है कि आप क्योंकि वहां पे आरजेडी नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बात हुई हो, एआईएमआईएम लेकर, क्योंकि एआईएमआईएम महागठबंधन महागठबंधन के साथी होना चाहती है, इसको लेकर कुछ नेताओं से बात हुई, आपको क्या लगता है रुख? कांग्रेस तो मुझे जो समझ में आता है कि कांग्रेस अपना एआईएमआईएम के साथ मिलकर हाथ नहीं जलाना चाहेगी। लेकिन आपको आरजेडी के नेताओं से बात हुई हो, माले के से बात हुई हो, वो लोग क्या सोचते हैं एआईएमआईएम के बारे में? मनीष देखिए, आरजेडी इंडिया गठबंधन में खासतौर से सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य से मेरा सीधा सवाल यही था कि सवाल है कि भाई आप कह रहे हैं कि जितने भी जो सेक्युलर मत हैं उनमें डिवीजन ना हो, और सेकुलर मतों में डिवीजन ना होने के लिए जरूरी है कि ओवैसी की पार्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही उनके विधायक बाद में पाला बदल किए और आरजेडी की तरफ चले गए, लेकिन आप जमीनी स्तर पर उन्होंने भी अपनी एक व्यवस्था वहां पे बनाई, और उसका नतीजा ही रहा कि सीमांचल में जो भी 4 से 5 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे, और एज ए होल जो है जो सेकुलर मतों का डिवीजन हुआ। तो उनका ये कहना था कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो हमारा मकसद यही है कि एसआईआर के खिलाफ जिस तरीके से मुहिम और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इंटैक्ट रहे, और उसके बाद हमारी ये कोशिश होगी कि मतलब उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज किया कि देखिए, जो छोटी छोटी बातें आएंगी, बड़े गोल को हासिल करने के लिए हम लोग व्यवस्था इस तरह का बनाएंगे कि जो आपसी जो मतभेद हैं, आपसी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो एक किनारे रख करके एजेंडा यह है कि नीतीश कुमार की विदाई यहाँ से करनी है, और ये संदेश देना है देश को कि बिहार वो धरती है जहां अलग अलग जो इनोवेशंस, नए नए प्रयोग होते रहे हैं, और एक बार फिर मतलब उन्होंने जयप्रकाश की क्रांति से जोड़ा, जेपी की क्रांति से जोड़ा, कि अब समय जो आ गया है कि वो जेपी जैसा एक माहौल जो बना हुआ था उस समय, वही माहौल बिहार की सड़कों पर नजर आ रहा है। लिहाजा हमारी जो प्राथमिकता है वो यही है कि सारे दल जो गैर बीजेपी और उसके बाद गैर एनडीए हैं वो एक धड़े में आए, एक अम्ब्रेला के नीचे आए, और हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएं। लेकिन सवाल यह है कि सियासत में जब लड़ाई कुर्सी की हो जाती है, सीटों की हो जाती है, तो बहुत सारे जो आदर्श, बहुत सारे विचार, उनको आपको एक किनारे करना पड़ता है। अभी की जो स्थिति है, खासतौर से ओवैसी जो फैक्टर है वो सीमांचल में निश्चित तौर पे 2020 में काम किया था, लेकिन जब हम लोग खासतौर से कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में मतलब मैंने देखा जमीन पर, तो अल्पसंख्यक जो मतदाता, खासतौर से महिला मतदाता, उनसे भी मेरी मतलब बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तो क्या है कि शायद उस समय क्या है कि एक अलग माहौल बना, एक अलग मिजाज बना, और हम ओवैसी की तरफ चले गए, उस पार्टी की तरफ। लेकिन अब हमें थोड़ा सा हट करके सोचना होगा। लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि आप मोमेंटम जितना भी अच्छा बनाओगे वो ठीक है, सीटों का जो चयन होगा, सीटों पर जो उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल, शायद उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो जो ये छोटी छोटी सी अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, शायद इस बार उसको दरकिनार करें, और सीटों की संख्या को लेकर के वो सेक्रीफाइस भी करें कि ठीक है, हमें
हमें हराना है, बीजेपी को हराना है, नीतीश कुमार को हराना है, तो लिहाजा थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। और आपने क्योंकि मनोज झा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी से, उन्होंने से भी आपने जब इंटरव्यू किया ललित, तो उन्होंने भी इसी ओर इशारा किया कि हमें बड़ी तस्वीर देखनी है, इन छोटी-छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना। लेकिन क्योंकि कृष्णा अलावड़ू जो है, जो उन्होंने बातें कही, हमें कुछ और दलों को अकोमोडेट करना है, तो जब वो ये बात कह रहे हैं कि कुछ और दलों को अकोमोडेट करना है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? उन्होंने ये निश्चित कहा कि अच्छी सीटें, बुरी सीटें, संतुलन जो है स्थापित करना, आपने उसको विस्तार से बताया भी कि किस तरीके से कांग्रेस पिछली बार बुरी सीटों पे लड़ी और उसका नुकसान भी उसको हुआ। लेकिन इस बार छोटे-छोटे ऐसे कौन से दल आपको प्रोबेबल्स नज़र आते हैं जो कृष्णा वल्लूर इस ओर इशारा कर रहे हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस 70 सीटों पे लड़े पिछली बार जैसा, क्योंकि सभी को त्याग करना होगा। उन्होंने ये भी वर्ड जो है वो यूज़ किया, सभी को त्याग करना होगा, चाहे बड़ी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी दल हो, इन छोटी-छोटी पार्टियों को अकोमोडेट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, कौन-कौन से ऐसे दल हैं जो महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं? क्योंकि अब समय नज़दीक आ चुका है ललित। मनीष जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब इस पूरे विषय पे बात हो रही थी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, तो उनसे भी मेरे बड़ा सीधा सवाल था। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, सीधी सी बात है कि अभी गठबंधन में उन सभी दलों का स्वागत है जो सेक्युलर राजनीति में विश्वास रखते हैं, जो सेक्युलर जो विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो नफरती माहौल बना हुआ है, जो सांप्रदायिक एक माहौल, उन्माद जो पैदा करने की कोशिश हो रही है, उससे इतर होकर के जो भी दल सोच रहे हैं, उनका स्वागत है इंडिया गठबंधन में। अब स्वाभाविक है कि अगर बिहार की राजनीति को आप देखें, तो जिस किसी भी गठबंधन का सामाजिक दायरा जितना ज्यादा होगा, यानी कि ऐसे सारे घटक दल या ऐसे सारे जो छोटे-छोटे संगठन भी, जिनका सीधे तौर पर राजनीति में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके पास एक वोट बैंक है, और वो यदि सेक्युलर विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ आएंगे, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन। ललित, मैं आपको रोकता हूँ ललित। ललित, इसको थोड़ा-सा और सवाल को विस्तार देते हैं। विस्तार इस तरीके से देते हैं कि आपको पता है एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 103 पे जेडीयू लड़ेगी, 102 पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, दोनों मिलाकर हो गया 205। और बचे जो 38 सीटें हैं उसमें करीब 20 जो है या 19 चिराग की पार्टी को दिया जाएगा, मांझी की पार्टी को और कुशवाहा की पार्टी को। और ये कुशवाहा भी असंतुष्ट है, मांझी भी असंतुष्ट है और चिराग भी असंतुष्ट है। तो क्या समझ में आ रहा, क्या महागठबंधन के हिस्सा चिराग के साथ कोई चैनल खुला हुआ है, कुशवाहा के साथ कोई चैनल खुला हुआ है? मांझी का तो बयान लालू विरोधी आता रहता है, तो हम अगर उनको हटा भी दें, लेकिन चिराग और कुशवाहा, क्या लगता है आपको, कुछ संभावना नजर आती है क्या? मनीष, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि खास तौर से चिराग पासवान एक फैक्टर तो है, और चिराग पासवान के बारे में भी जब स्थानीय लोगों से बात हो रही थी, कुछ नेताओं से बात हो रही थी, तो उनका सबका कहना था जो है कि देखिए, बिहार में एक चुनावी मौसम विज्ञानी जो है हुआ करता था। अब क्या है कि एक मिनी चुनावी मौसम विज्ञानी आ चुका है। अब वो क्या है कि नाप तौल कर रहा है कि किस तरीके से कहाँ पे हिसाब किताब सही होगा। जैसा कि आपने भी बताया कि 103 और 102 का, तो स्वाभाविक है कि 103 और 102 मिलकर के आपके 205 हो जाते हैं। शेष सीट 38 ही बचती है। 38 सीटों में क्या है, उसी में बंटवारा होना है, कितनी चिराग को मिलेगी, कितनी हमको मिलेगी। और आपने देखा कि किस तरीके से जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर निशाना भी साधते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो है पहले साथ में थे, फिर बगावत किया, फिर उसके बाद जो साथ में चले आए। तो लेकिन क्या है कि जमीनी जो हकीकत है, जमीनी जो ताकत है, उसको भी भाई क्लेम करने के लिए तो ठीक है, आप 38 क्लेम कर लो, भाई हम 38 पे लड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर आप अपने फेवर में फायदा ले सकते हैं। ये बात सच है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जब अलख जगा रहे थे और उसके बाद वो बिहारी फर्स्ट का नारा भी दे रहे थे, स्लोगन भी दे रहे थे, तो उसका सबसे ज्यादा असर हुआ वो जेडीयू पे पड़ा था। तो जेडीयू को डैमेज करने के लिए मतलब चिराग ने जितना भी कुछ शक्ति दिखानी थी, वो उन्होंने शक्ति दिखाई और जेडीयू को डैमेज भी होना पड़ा। अब क्या है कि 2025 का चुनाव है, यहाँ पे एक चीज बड़ी अहम है कि कंफर्टेबिलिटी की बात है कि क्या, अगर मान लीजिए कि अगर चिराग पासवान
अगर इस तरह का उनका मन मिजाज बदलता है, वो आरजेडी की तरफ जाते हैं, तो क्या आरजेडी की तरफ से उनकी जो सीट, जो संख्या होगी, वो रेस्पेक्टेबल, जो वो सोचते हैं समझते हैं, उतनी होगी या नहीं होगी? ये भी एक बड़ा इश्यू है। तो उनके बारे में लोगों की धारणा यही थी कि चिराग पासवान के बारे में प्रेडिक्ट कर पाना जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति बिहार की बनी हुई है, उसमें शायद वो जोखिम न लें कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने किसी तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि स्थिति परिस्थिति जैसे जैसे चुनावी मिजाज और गर्माता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तापमान और गर्म होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान वेट एंड वॉच की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं कि देखो और उसके बाद जो सही समय पर फैसला करो। तो एक एक धारणा मतलब चिराग पासवान को लेकर के है। और जहां तक हम की बात है या आरएलएसपी की बात है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, तो उनकी कुछ पॉकेट्स में असर है, पकड़ है। तो निश्चित तौर पे वो ये इस बात को क्लेम नहीं कर सकते कि हमें जो है 20 सीट दे दो और हमें 25 सीट दे दो। तो वो अपनी क्षमता को वो समझते हैं। सिर्फ ये है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए, अपने मतलब जो उनके मतदाता वर्ग हैं, उसको तक ये संदेश जाए कि उसका नेता जो है वो कमजोर नहीं है, उसका नेता जो है आवाज उठाता है, अपनी बात को बुलंदी के साथ रखता है। तो ये सब एक कोशिश कवायद उनकी तरफ से हो सकती है। लेकिन जो मौजूदा अभी राजनीतिक जो हालात बने हुए हैं, उसमें एक अहम फैक्टर चिराग पासवान का जरूर है कि वो अंत समय में क्या कुछ करते हैं। लेकिन लोगों का यही कहना है कि जो अभी की मौजूदा स्थिति बनी हुई है, शायद चिराग पासवान जो उस तरह का कोई कदम न उठाएं, क्योंकि अल्टीमेटली गद्दी प्यारी है और उस समय गद्दी पर बैठे हुए हैं, एक सीट पर बैठे हुए हैं, तो शायद उसको सेक्रीफाइस ना करें। बिल्कुल देखना होगा कृष्णा ओलवलु जो है जिस ओर संकेत कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि कौन से दलें जो है नई महागठबंधन में शामिल हो सकती है। एक तो एआईएमआईएम जो है वो बस्ती है और बहुत ज्यादा दल तो नजर आ नहीं रहे क्योंकि अच्छा, मनीष 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 यहाँ पे एक सवाल बहुत अच्छा ये भी उठता है कि जैसे मान लीजिए तेजस्वी यादव को कांग्रेस के नेता कभी खुल के ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमारा सीएम फेस होगा। और जैसे हम लोग मैं जा भी रहा था और बात भी कर रहा था, तो मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को दो डर सता रहा है कि तेजस्वी को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसा ना हो कि सवर्ण मतदाता वर्ग जो है वो बिदक जाए। और दूसरी चीज ये भी आ रही है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ तो चूंकि केसेस भी हैं, बहुत सारे केसेस हैं, तो एक मुद्दा ये भी है कि सत्ता पक्ष के पास ये मौका मिले कि भाई देखिए करप्शन के जो है पुजारी लोग हैं। और तीसरी चीज ये है कि तेजस्वी को लेकर के ये भी चीज आ रही है कि अगर तेजस्वी को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, तो जो गैर यादव ईबीसी मतदाता हैं वो शायद पिछड़ जाएं। जैसा कि हम लोग आपस में इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अल्टीमेटली वही है कि गैर यादव ईबीसी जो मतदाता हैं, अगर उनके में कोई वो शिफ्ट करते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, तो हो सकता है कि उस समय तस्वीर बदल जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो तीन फैक्टर हैं, दो तीन फैक्टर, उसकी वजह से कांग्रेस सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने से बच रही है? देखिए ललित, तेजस्वी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की जो आप बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पर क्योंकि वो रेलवे के जमीन में नौकरी देने और जमीन आवंटन वाले जुड़ा हुआ मामला है, उसको लेकर सीबीआई सभी जो है जांच भी चल रही है, मामला कोर्ट के दहलीज पर भी है। हालांकि उसे लेकर आपको पता है कि जिस समय तेजस्वी के ऊपर, क्योंकि उनको भी इस में खींचा गया, और जिस समय की ये मामले हैं शायद उस समय वो उनकी उम्र क्या रही होगी, मुझे लगता है कि 13-14 साल के रहे होंगे। तो अब ईडी और सीबीआई को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, आरजेडी इस तरह के आरोप लगाती रही है। कांग्रेस लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि इस समय अगर नीतीश जिस तरीके से तेजस्वी अपने स्वभाव में बोल रहे हैं कि नकली मुख्यमंत्री चाहिए कि असली मुख्यमंत्री चाहिए, नकली मुख्यमंत्री वो नीतीश को बता रहे हैं, असली खुद को बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का मसला कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके कारण कांग्रेस तौबा करेगी, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि ये मामले क्यों लाए जा रहे हैं बार बार। जब भी अगर किसी भी विपक्षी नेता को अगर बैकफुट पे धकेलना होता है तो अचानक सीबीआई और ईडी जो है वो सक्रिय हो जाती है। तो मुझे लगता है ये एक मसला नहीं है। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि कांग्रेस उस वैक्यूम को भरना चाहती है, क्योंकि महागठबंधन जहां पिछड़ जा रही है, ईबीसी वोट और सवर्ण वोट और दलित का वोट, ईबीसी, दलित और सवर्ण, ये तीनों आरजेडी के साथ नहीं जा सकते।
कांग्रेस चाहती है, और कांग्रेस, आपको पता है कि कांग्रेस मिथिलांचल में जो सवर्ण एक बड़ी संख्या में वो थे, वो एक कांग्रेस के सबसे बड़े वोट बैंक हुआ करते थे। तो जो कि छिटक चुकी है कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस, आप देखिए, सवर्ण को जरूर अपने साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का बड़ा फोकस दलित पे है। राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार आपको ओबीसी जो वहां पे सोशल जो जातिगत जनगणना हो गया, और दलितों की बात, और दलितों के सेमिनार जिस तरीके से वो मिथिला दरभंगा में वहां यूनिवर्सिटी भी गए, आपको याद होगा किस तरीके से, हालांकि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद वो जा पहुंचे। कल भी राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिस तरीके से वहां पे परीक्षार्थियों पे लाठीचार्ज किया गया। तो राहुल गांधी का फोकस वहां पे युवा है, वहां पे दलित है, और निश्चित तौर पर मुस्लिम तो उनके साथ जुटी ही है, जिसका फायदा आरजेडी को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर नहीं कि तेजस्वी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लेकिन कांग्रेस जरूर चाहती है कि वो दूसरे जो जाति है जो आरजेडी के साथ नहीं है, उसको अपने साथ जोड़ा जाए, जिससे महागठबंधन को एक नया नया स्वरूप मिलेगा, और इस चुनाव में एक बड़ी चुनौती के रूप में एनडीए के सामने वो खड़ी हो पाएगी। तो क्योंकि आप देखिए, सीवान और छपरा, आप उस इलाके में अगर जाएं तो सीपीआई माले का वहां पे प्रभाव है। सीमांचल में बड़ा प्रभाव जमाना चाहते हैं ये लोग, और मुझे लगता है कि देखना होगा। आपने वाजिब ठहराया कि सीट समझौता, सीट शेयरिंग इसमें सबसे बड़ी कड़ी होगी, और कांग्रेस की यही कोशिश है, और आरजेडी की भी कोशिश है कि सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि चुनाव में वो खुलकर एकजुट होकर जा सके, और यही शायद एनडीए के लिए बड़ी चुनौती भी हो सकती है। तो आज हमने इस पे चर्चा की। ललित, हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं, लेकिन चर्चा को, लेकिन क्योंकि ये ऐसा विषय है, इस पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, दर्शकों के साथ जानकारियों को साझा करेंगे। 15 तारीख तक जैसे तस्वीरें कुछ साफ होती हैं, और आज 11 सितंबर हो गया ललित, और मुझे लगता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में 1 महीने भी नहीं बचे हैं। तो हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी। ग्राउंड से भी जो रिपोर्ट्स होगा हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे, और इस चर्चा में इसको यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन दर्शकों से अपील करते हैं कि अभी तक आपने फेडरल देश यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और विस्तार से खबरें पढ़ना चाहते हैं तो द फेडरल देश की वेबसाइट पर जाकर आप खबरें भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ललित, इस गर्मा-गर्म चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से अपने जो यात्रा के बारे में भी बताया, वहाँ से जो कुछ आपको जानकारी मिली, तो इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।